Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. So students, today we are going to start with the new chapter, important question answer, second unit. सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर. और प्लीज ये आपने अच्छे से करने हैं. क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन कुछ क्वेश्चन इसमें जो होंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. तो आपने इन्हें अच्छे से कवर अप करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस कीपिंग द लेंथ ऑफ द वायर एंड टेम्परेचर एज कांस्टेंट. स्टूडेंट, जैसे थ्योरी पार्ट को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट बनते हैं, कई बार आप बोर्ड में अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो उसी टाइप से हमने क्वेश्चंस यहाँ पे क्या किए हैं, सिलेक्ट किए हैं. तो जैसे देखिए क्वेश्चन आपके पास है, आपने ग्राफ प्लॉट करना है, रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ द रेडियस उसका बताना है. वायर है, रेजिस्टेंस उसका और एज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस वो हमने डिस्क्राइब करना है. उसकी लेंथ और टेम्परेचर आपने कांस्टेंट लेना है. अब देखिए आपके पास क्या है, आपको पता है R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय ए होता है. ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. तो मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास क्या होगा, रो L पाई R स्क्वायर. तो ये आपके पास है, तो R यहां से क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. क्योंकि लेंथ आपने सेम लेनी है, पाई कांस्टेंट है, रो रेजिस्टिविटी है. रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया. तो अगर आप यहां पे ग्राफ बनाते हो बिटवीन R एंड कैपिटल R, तो आपके पास क्या आएगा, ग्राफ इस टाइप से आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब बेसिकली इसमें क्या है कि आपने स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में बनाना था. देन आपके पास क्या आ जाएगा, वो इसके इनवर्सली है. मतलब जैसे जैसे आप R को इंक्रीज करोगे देन कैपिटल R क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो हमारे पास इसका ग्राफ क्या होगा, ये होगा. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, plot a graph showing the variation of the current versus voltage for the material gallium arsenide. मतलब इस मटेरियल के लिए आपने करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाना है. तो ग्राफ वैसे है तो ये 9th यूनिट में आपके पास आता है, बट ये है कि कई बार आप इसको इसमें भी कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें इसका क्वेश्चन दूसरी सेंस में पूछा जाता है, जो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा. तो देखिए आपके पास है क्या, जो ग्राफ बनता है बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फॉर द मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड, वो आपके पास इस टाइप से बनता है, लाइक दिस. ये आपके पास होता है. क्लियर? तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फॉर द मटेरियल गैलियम आर्सेनाइड. अब इसके पास क्वेश्चन इस टाइप से भी आया हुआ है इस पार्ट में से, कि आपने यहां पे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शो करना है. कैसे? मतलब जैसे आपको पेपर में मार्क होते हैं रीजन, जैसे मान लो कि ये मेरे पास हो गया, यहां तक हो गया, ये ए, ये हो गया बी, सी एंड डी. ये पेपर में मार्क करे हुए दिए हुए हैं. आपने जस्ट यहां पे क्या करना है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बताना है कि इसमें आपके पास क्या होगा. अब देखिए वो क्या होगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जनरली वी विल थिंक ना कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं देन करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो अगर आप O to A तक रीजन के लिए देखो, वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट इंक्रीज कर रहा है. अगर आप B to C रीजन के लिए देखते हो देन आपके पास क्या है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो देन करंट आपके पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो यहां पे क्या आ रहा है, आपके पास वेरिएशन अलग टाइप से आ रहा है कि अगर आप V को इंक्रीज कर रहे हो तो I इंक्रीज नहीं कर रहा, I डिक्रीज कर रहा है. और आगे वाले के लिए भी अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट इंक्रीज कर रहा है. तो बेसिकली जो BC रीजन है वो आपके पास क्या शो करेगा, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन शो करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब आपको समझ आ गया कि मतलब क्या है कि यहां पे ओबे होगा ओम्स लॉ, यहां से यहां तक ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन को ओबे करेगा. तो BC रीजन क्या होगा, आपके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन. कई बार एग्जाम में ऐसे होता है कि आपके पास ऐसे भी शो कर रखा होता है कि ये पॉइंट यहां पे बना दे, देन तब भी आप कह सकते हो कि ये आपके पास नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेटालिक वायर इज एट द टेम्परेचर θ1. मतलब फर्स्टली जो इसका टेम्परेचर है वो θ1 है. द टेम्परेचर ऑफ द मेटालिक वायर इज इंक्रीज टू θ2. θ2 तक उसे इंक्रीज कर, जैसे सपोज कर लेते हैं T1 था, T1 से आप T2 तक चले गए, बट यहाँ पे θ1 और θ2 की टर्म्स में है. How will the product of the resistivity and the conductivity will change?
आपने बताना है कि इन दोनों पैरामीटर का जो प्रोडक्ट है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का वो कैसे चेंज करेगा। आप सभी को एक चीज पता है कि जो आपके पास कंडक्टिविटी होती है सिग्मा, वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी होती है। क्लियर, ये रिलेशन हमें पता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा इंटू रो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया किसका, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टिविटी का, ये प्रोडक्ट बन गया। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, आपके पास 1 है, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म। मतलब क्या है आपके पास कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। मतलब क्या है कि आप चाहे जैसे मर्जी वेरी करें, आई नो कि जब आप टेम्परेचर वेरी करते हो रेजिस्टिविटी वेरी करती है, कंडक्टिविटी वेरी करती है, पर जो ओवरऑल प्रोडक्ट होगा उनका वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब वो क्या होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। तो आपने सिंपल सा रिलेशन ये लिखना है, देन यू विल से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट। अब क्या होता है स्टूडेंट, कई बार ऐसा होता है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हमें देखने में टिपिकल लगते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट काफी लेंथी होती है, बट अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बड़ा इजी वे में सॉल्व हो जाता है। बट उसके लिए हमारे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर, तो उसी टाइप का मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे देखिए आपके पास क्या है, 2 आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई। मतलब क्या है, 2 आइडेंटिकल सेल्स हैं और दोनों का ईएमएफ क्या है, ई है, हैविंग निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब उन दोनों सेल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, निग्लिजिबल है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 सेल ले लेता हूं, एक सेल मैंने ये लिया, दूसरा सेल मैंने ये लिया, दोनों का ईएमएफ मैंने क्या लिया, ई। क्लियर, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल में अटैच है। क्लियर, उसके बाद क्या है, विद ईच अदर अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। मतलब इन्हें एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर के क्रॉस क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। क्लियर, व्हाट इज द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस, आपने बताना है। अब देखो करंट बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। सो यू हैव टू सी कि टोटल पोटेंशियल, टोटल ईएमएफ कितनी है और एक टोटल रेजिस्टेंस कितना है। आपको पता है इन दोनों का तो है नहीं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हुआ, मतलब यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आपके पास वो कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल आर ही आएगा। और जो टोटल ईएमएफ होगा वो कितना होगा आपके पास, बिकॉज आपको पता है दोनों पैरेलल में तो सेम ही रहेगी वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल ई ही आ जाएगा। क्लियर, तो दोनों आ चुके हैं आपके पास। तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो ई बाय आर। स्टूडेंट लिखने को आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी था कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमें देखने में क्रिटिकल लगता है, बट चीजें क्या होती हैं, इजी होती हैं। क्लियर, एनी डाउट। स्टूडेंट्स रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। क्लियर, एनी डाउट।